बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी। निफ्टी करीब 130 अंक चढ़कर 26,000 के पार। वहीं बैंक निफ्टी में भी 150 अंकों की तेजी, 59,350 के पास। रिलायंस इंडस्ट्रीज और मारुति जैसे दिग्गज शेयरों से मिल रहा है सपोर्ट। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत। डाउ फ्यूचर्स में 100 अंकों से ज्यादा की तेजी, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर्स पर दिख रहा है दबाव। यूरोप के बाजारों में अच्छी तेजी, फुटसी 0.5% ऊपर। यूएस फेड की दरें घटने से मेटल में लगातार तीसरे दिन मजबूती। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक और जीएमडीसी 5 से 6% चढ़े। वहीं हिंडाल्को, नाल्को, सेल और जिंदल स्टेनलेस में भी 1 से 4% की तेजी। गोल्डमैन सैक्स के अपग्रेड से एलएनटी करीब 2% चढ़ा। न्यूट्रल से बढ़ाकर बाई की रेटिंग दी। लक्ष्य 3,730 रुपए से बढ़ाकर 5,000 किया। खपत वाले शेयरों में मिला जुला कारोबार। एचयूएल, डाबर और आईटीसी 1 से 2% नीचे। वहीं नेस्ले, इमामी और रेडको खेतान 1% तक मजबूत। मेंस पर्सनल केयर मार्केट में एंट्री से होनासा कंज्यूमर 2.5% ऊपर। कंपनी ने रेगिनाल्ड मेन का अधिग्रहण किया। रियल्टी शेयरों में लगातार दूसरे दिन मजबूती। अनंतरा, शोभा और ओबेराय रियल्टी 1.5 से 8.5% तक चढ़े। वहीं ब्रिगेड और लोढ़ा भी 1% से ज्यादा मजबूत। शुरुआती गिरावट के बाद संभला रुपया। इंट्राडे में $1 का भाव 90 रुपए 55 पैसे तक फिसला था। 6 महीने में 5% कमजोर हुआ रुपया। आज से खुला साल का चौथा सबसे बड़ा आईपीओ आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी। अब तक करीब 12% भरा इशू। 10,602 करोड़ रुपए का है इशू साइज। प्राइस बैंड है 2,061 से 2,165 रुपए प्रति शेयर। और नेफ्रोकेयर हेल्थ और पार्क मेडी वर्ल्ड के आईपीओ में पैसे लगाने का है आज आखिरी दिन। अब तक करीब 2 गुना भरा नेफ्रोकेयर हेल्थ का आईपीओ। पार्क मेडी वर्ल्ड का आईपीओ करीब 3 गुना से ज्यादा भरा। ट्रंप मोदी की बातचीत से बाजार जोश में। दूसरे दिन खरीदारी का मूड। 120 पॉइंट उछलकर निफ्टी 26,000 के पार। मिड कैप और स्मॉल कैप आज भी कर रहे हैं आउट परफॉर्म। लगातार तीसरे दिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो शानदार। आवाज बिग स्टॉक शेयरों में जबरदस्त एक्शन। हिंदुस्तान जिंक में हमारा बुलिश नजरिया आया। निवेशकों के काम। 3 दिनों में शेयर 12% दौड़ा। इधर आज का बिग स्टॉक एलएनटी भी 2% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। साथ ही टाटा स्टील में दूसरे दिन भी जोरदार उछाल। चैटजीपीटी शेयर, नुवामा, वोल्टास और इंडसइंड बैंक भी चले। यूएस में दरें घटने से मेटल शेयरों की जोरदार चमक बरकरार। इंडेक्स 2.5% मजबूत। नाल्को और वेदांता लाइफ टाइम हाई पर। हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल्टी, तेल गैस में भी अच्छी तेजी। तीनों इंडेक्स करीब 1% मजबूत। साथ ही कैपिटल मार्केट, प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल में भी खरीदारी, लेकिन एफएमसीजी शेयरों पर दबाव। ईएमएस स्पेस में लगातार दूसरे दिन शॉर्ट कवरिंग का मूड। आज भी केन्स का शेयर करीब 5% चढ़कर एफएनओ का टॉप गेनर बना। साथ ही डिक्सन टेक और पीजी इलेक्ट्रो क्लास में भी मजबूती है। रेलवे बिजनेस और डिजिटल इंडस्ट्री का मार्जिन आउटलुक घटाने से सीमेंस का शेयर 5% टूटा। एनालिस्ट मीट में कहा प्राइवेट कैपेक्स में अभी भी सुस्ती। इधर कुमियाई ने एग्री कारोबार में सुस्ती की जताई आशंका। पीआई 3% टूटा। तो 150 अंकों की लगभग तेजी निफ्टी में और 26,050 के पास निफ्टी जो है वो आज बंद हुआ। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग 200 अंकों की तेजी, 59,400 के स्तर के पास क्लोज हुआ बैंक निफ्टी। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो मिड कैप में देखिए लगभग 1.25% की तेजी रही और स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर भी अच्छी तेजी नजर आई और लगभग 1% का उछाल हमें देखने को मिला। अगर बात करें हम निफ्टी के गेनर्स की तो आप देखेंगे हिंडाल्को, टाटा स्टील, इटर्नल, अल्ट्राटेक सीमेंट, एलएनटी, जेएसडब्ल्यू स्टील 1.5 से 3.5% की रेंज में इन्होंने तेजी दिखाई।
लूजर्स की लिस्ट में लाएं तो HUL, सन फार्मा, ITC, मैक्स हेल्थ, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में हमें जो है वो गिरावट देखने को मिली, आधे से लगभग 2% तक की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो लेकर आइए। 1943 शेयर ऐसे थे जो हरे निशान में बंद हुए और 975 शेयर ऐसे थे जो कि आज लाल निशान में क्लोजिंग हुई। तो ओवरऑल बाजार ने अच्छी क्लोजिंग कही जाएगी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, और अपने लेवल भी इंटैक्ट रखे। अब आते हैं हम खासतौर पे इस हफ्ते बाजार की किस तरह की चल रही है। तो सबसे पहले निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी ने इस हफ्ते नेगेटिव रिटर्न दिया है लगभग 0.5% का। दिस वीक मार्केट का चार्ट लेकर आइए तो आप देखेंगे लगभग 0.5% का नेगेटिव रिटर्न निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखें तो यहां पर भी लगभग वही हालत रही, 0.5% से थोड़ा ज्यादा की नेगेटिव रिटर्न यहां पर देखने को मिले। इसके अलावा मिड कैप की अगर हम बात करें तो मिड कैप भी लगभग 0.5% ही नेगेटिव ट्रेंड्स दिखाता नजर आया। स्मॉल कैप में आधे से % से ज्यादा की नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। अब सेक्टर्स की अगर हम बात कर लें, ऑटो, FMCG, मेटल, IT, एनर्जी, PSU बैंक्स, इन सभी में आप देखेंगे तो सिर्फ मेटल जो था वो पॉजिटिव रहा, बल्कि ऑटो, IT, FMCG इन सभी में आधे से 1% का नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिला। तो इन सारे पैरामीटर्स और तमाम डेटा को आधार अगर बनाएं तो लक्ष्मीकांत जी टेक्निकल लेवल्स पे सोमवार को बताइए किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए। गुड आफ्टरनून प्रशांत जी, और मेरे को पैनलिस्ट गौरांग सर को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ पर हमें देखना होगा कि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहा, और अभी फिलहाल जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिल रही है दोनों ही इंडेक्स में, तो अभी फिलहाल यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है फॉलिंग ट्रेंड लाइन का। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो जो रेजिस्टेंस है वो 26,200 का है, और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो अभी फिलहाल जो रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है वो 59,500 का है। सो ये रेजिस्टेंस देखने लायक होंगे मंडे के सेशंस में। अगर ये रिकवरी मोड आगे बढ़ता है और 26,200 के लेवल्स टूटते हैं तो वहां से निफ्टी में फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और वहां से फिर से हमें निफ्टी एक नया हाई बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का क्लोजिंग बेसिस पर अगर लेवल्स टूटते हैं तो वहां से 26,500 के लेवल्स हमें आने वाले सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर सपोर्ट की बात की जाए तो अभी भी फिलहाल जो 50 DMA का सपोर्ट है तो अभी भी इंटैक्ट है, जो कि अभी फिलहाल 25,690 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ये एक अहम सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए। और वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी काफी लंबे समय से 58,800 59,000 के लेवल को डिफेंड कर रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। सो दोनों ही इंडाइसेस उच्चतम शिखर पे जा सकते हैं, भले ही आने वाले समय में उनको ये जो रेजिस्टेंस है जो बताए गए हैं अगर वो उनको तोड़ते हैं तो हमें फर्दर अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो लेवल्स का ध्यान रखिए और रणनीति उस हिसाब से बनाइए। सोमवार को किन लेवल्स के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी आगे बढ़ानी है, कैसे ट्रैक करना है बाजार को, वो लक्ष्मीकांत जी ने आपको बता दिया। अब आपके सवालों को फटाफट से शामिल करते हैं। पहला सवाल रणजीत डानोजे का है, अकोला महाराष्ट्र से, और इन्होंने लॉयड मेटल्स में गौरंग सर खरीदारी की हुई है। 74 शेयर है इनके पास और इनकी बाइंग प्राइस है 1540। लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं। लगता है धन्यवाद प्रशांत जी इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ। गौरंग सर, आपका नेटवर्क कुछ दिक्कत कर रहा है, मैं एक बार इसको ठीक करने की कोशिश हम करेंगे अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट से, लेकिन फिलहाल लक्ष्मीकांत जी के पास जाना होगा। लक्ष्मीकांत जी, लॉयड मेटल्स लॉन्ग टर्म का नजरिया, बाइंग प्राइस 1540 की है। देखिए, लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है इस स्टॉक में, बट जो मेजर मोमेंटम का जो मेजर अपसाइड का मूव है वो हमें लगता है कि 1360 के ऊपर आएगा। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस स्टॉक के लिए। अगर 1350 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो मुझे लगता है कि तो उसके बाद ही हमें अपसाइड के मूव देखने को मिलेंगे। फिर वहां से हमें 1600 से लेकर 1750 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि ये होल्ड रख कर चल सकते हैं क्योंकि कंसोलिडेशन बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो पॉजिटिव व्यू है, मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 1170 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक यहाँ पर व्यू पॉजिटिव रख सकते हैं। बट जो मेजर अपसाइड का मूव है वो हमें लगता है कि 1350 से लेकर 1370 के ऊपर ही देखने को मिल पाएगा। ये है लॉयड मेटल्स पर आपको राय मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल राजकुमार शर्मा जी का बीकानेर राजस्थान से आया है। इनके पास 42 शेयर हैं पतंजलि के, 598 के भाव से इन्होंने लिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि एक साल अगर इसमें रुका जाए तो क्या फायदा होगा। लक्ष्मीकांत जी। जी, पतंजलि में हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है डेली और वीकली के चार्ट्स पर। अभी भी यहाँ पर जो सेंटीमेंट है वो बेरिश बने हुए हैं। हालांकि 2 दिन से जो रिकवरी आई है उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, तो इसलिए हमें स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है 520 के लेवल के आसपास।
सो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो थोड़े से बेरिश साइड ही रहेंगे जब तक ये स्टॉक 570 580 के नीचे सस्टेन करता है। हालांकि एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड करंट लेवल से आ सकता है, तो वो जो पुल बैक मूव आएगा तो वहां पर एग्जिट अगर ये हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, तो आपको याद रखना है कि थोड़ी सी विशेष रणनीति के तहत इस स्टॉक को आपको ट्रैक करना है, लक्ष्मीकांत जी ने बताया। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल देवराज पोकले का है, नासिक महाराष्ट्र से। इनके पास उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 58 शेयर हैं और इनकी जो 58 रुपए के भाव पे इन्होंने शेयर परचेज किया हुआ है और इनका जो शेयरों की संख्या है 986 है, 986। फिलहाल लगभग 5000 का इनको नुकसान हो रहा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। गौरांग सर, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर अपना नजरिया दीजिए। इनकी बाइंग प्राइस 58 रुपए 58 रुपीज की है। बिल्कुल प्रशांत भाई, क्षमा चाहता हूँ, आज कनेक्शन को लेकर के थोड़ी दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या परिस्थिति है, लेकिन धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। इग्ना स्वदेश के दर्शकों को, हमारे मित्र लक्ष्मीकांत जी को, आपको सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज रखेंगे, हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जीवजित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते संभव उनका निवेश। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के नजरिया सकारात्मक है, खरीदारी की राय है प्रशांत भाई, लेकिन इनका जो निवेश है वो थोड़ा ऊपरी स्तर पर है। तो अगर गिरावट में 50 के नीचे अगर शेयर आता है और इनके पास निवेश लायक लंबी अवधि के लिए पूंजी है, तो मैं एवरेज करने की राय दूंगा, जिससे इनका खरीद का स्तर नीचे आ जाएगा और लंबी अवधि के लिए बने रह सकते। तो लंबी अवधि के लिए आपको बने रहने की सलाह यहां पर मिलती हुई। और बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल मनप्रीत ढिल्लों का है, हनुमानगढ़ से इन्होंने सवाल पूछा है। गौरांग सर, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। फिजिक्स वाला के इनके पास शेयर हैं, 143 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 1350 शेयर ये होल्ड करके चल रहे हैं। इन्होंने नजरिया तो नहीं बताया है, लेकिन कह रहे हैं कि कब तक इस स्टॉक में बने रहने से बेहतर स्थितियां आ सकती हैं। प्रशांत भाई, ये जो हाल ही में एक नया दौर चला है न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक को लेकर के, हमने कई बार निवेशकों को सावधान किया है कि सभी न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी को एक ही मापदंड से अगर आप मापदंड करेंगे तो वो उचित बात नहीं होगी। हर एक कंपनी, उसके मूल्यांकन, उनके मैनेजमेंट, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अलग अलग होते हैं और निर्भर करता है। अब फिजिक्स वाला के ना तो हमने आईपीओ नोट निकाली थी, ना ही हमने कोई बुनियादी तर्क के आधार पर कोई रिसर्च रिपोर्ट है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सावधान रहने की मैं बात बिल्कुल करूंगा। जितने भी आजकल जो नए आईपीओज आ रहे हैं और जो हाल ही में लिस्ट हुए हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ आईपीओज के मूल्यांकन बहुत ही ऊपर की तरफ होते हैं, जिससे छोटी मध्यम अवधि में नकारात्मक परिस्थिति खड़ी हो जाती है। चलिए, तो ये है एक बेहतर राय और आपको कह सकते हैं गुरु मंत्र जो है वो खासतौर पे न्यू एज टेक कंपनियों पे। सोहेल पठान है मुंब्रा से, इन्होंने सवाल पूछा है। आईआरबी इंफ्रा इन्होंने ले रखा है और काफी टाइम से इस स्टॉक में बने हुए हैं। इनकी बाइंग प्राइस 62 की है, 62 रुपए की इनकी बाइंग है। 1000 शेयर हैं, फिलहाल 20,750 रुपए 40 रुपए के आसपास नुकसान झेल रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, आईआरबी इंफ्रा क्या करना चाहिए? 62 रुपीज की बाइंग है। देखिए, इनकी बाइंग तो काफी ऊपरी स्तर से जैसा कि आप बता रहे हो देखने को मिल रहा है। सो वहां से ही गिरावट देखने को मिली है। अभी फिलहाल स्टॉक अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के पास ही सस्टेन कर रहा है, बट अभी भी वहां पर ऐसे कोई मल्टीपल बुलिश पैटर्न बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं जहां से हमें रिबाउंड देखने को मिले। एक माइनर सा सपोर्ट है 40 रुपए के आसपास, अगर उसको होल्ड कर लेगा तो एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें देखने को मिल सकता है 45-46 तक लेवल तक। बट अगर ये 40 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग देता है तो एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। तो वहां से फिर हमें फर्दर डाउनवर्ड मूव देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में 34-32 के रेंज तक। तो मुझे लगता है कि 40 के नीचे अगर ये जाता है तो फिर आईआरबी को एग्जिट कर लेना चाहिए। तो जो स्तर लक्ष्मीकांत जी ने बताया वहां से अगर नीचे जाता है तो आपको एग्जिट करने की सलाह यहां पर मिलती हुई। बीके नायक जी का सवाल लेते हैं, ओडिशा से इन्होंने सवाल पूछा है। इरकॉन इंटरनेशनल इनके पास हैं 231 के भाव से, काफी ऊपरी स्तरों पर इनकी खरीदारी है और यहां पर जो है वो इन्हें नुकसान भी होता हुआ। गौरांग सर, इरकॉन इंटरनेशनल पर क्या राय आपकी बन रही है? 231 रुपए इनकी खरीदारी है। देखिए प्रशांत भाई, कवरेज पर नहीं इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपकी पूंजी 40, 50, 60% कम हो जाती है तो आपको मेरे ख्याल से उचित उपाय समय अनुसार लेना चाहिए। अब इस परिस्थिति में ऐसा होगा प्रशांत भाई कि आप मुनाफा तो छोड़िए, इनकी पूंजी फिर से लौट के आए उस पर ही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हालांकि ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय रेल से जुड़ी हुई एक सक्षम कंपनी है,
लेकिन कवरेज नहीं होने के कारण मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन फिर से वही चीज दोहराऊंगा कि अपनी पूंजी को इतना कम मत होने दीजिए आप। बिल्कुल, तो ये आपको राय मिलती हुई खासतौर पे इरकॉन इंटरनेशनल पे। अगला सवाल राम पाटिल का है, ढाणे मुंबई से इन्होंने सवाल पूछा है। ओएनजीसी में इन्होंने खरीदारी की हुई है 223 के भाव पे और इनका जो इनके शेयरों की संख्या है वो 2000 है। फिलहाल 30,000 रुपए से ज्यादा के फायदे में है। पूछ रहे हैं कि क्या मुझे बेच देना चाहिए, मुनाफा बांध लेना चाहिए या एक आध हफ्ते इंतजार और किया जा सकता है। लक्ष्मीकांत जी ओएनजीसी पे राय दीजिए। अच्छे खासे मुनाफे पे हैं लेकिन पूछ रहे हैं क्या मुनाफा बांध लूं या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। जी, हमें लगता है इनको और इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी मुनाफा मिल रहा है उसे बांध लेंगे तो ज्यादा उचित होगा। आप पिछले 5-6 दिनों का अगर सेशन देखें तो ये स्टॉक अपने 200 डीएमए लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है और एक राउंडिंग टॉप काइंड ऑफ पैटर्न वीकली चार्ट पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें लगता है अगर 235 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और उस दौरान ये स्टॉक फिर अपने लोअर लेवल जो कि अभी फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं 220 के आसपास, वहां तक फिसल सकता है। और अगर उससे नीचे की गिरावट होती है तो 210 के भी लेवल्स ओएनजीसी में देखने को मिल सकते हैं। सो मुझे लगता है कि जो भी इनका मुनाफा है अगर वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, तो ये है राय ओएनजीसी पर आपको मिलती हुई। मुनाफा दिग्गज एक्सपर्ट तैयार हैं। गौरांग सर आप बताइए आज आपकी पसंदीदा शेयर्स कौन कौन से हैं। तो प्रशांत भाई बुनियादी दर के आधार पर 2 विकल्प लेकर के आए हैं। पहला इटर्नल लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है। काफी लंबे समय से हम यहाँ पर निवेश की राय दे रहे हैं और ये जो गिरावट हमने बाजार में दिखी है खास करके इटर्नल के शेयर में, वो खरीदारी का मौका उभर करके आ रहा है। 340 के अनुमानित लक्ष्यांक है। दूसरा विकल्प है वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी हुई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जियो फाइनेंशियल्स, यहाँ पर खरीदारी की राय है। यहाँ पर भी अगर आप देखने जाए तो गिरावट आई है और गिरावट में निवेश का मौका। हालांकि आज एक अच्छा रुझान हमने देखा रिकवरी के रूप में जियो फाइनेंशियल्स में। 365 के अनुमानित लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। तो जियो फाइनेंस और इटर्नल यहां पर खरीदारी करके चलने की आपको सलाह गौरांग सर की तरफ से। लक्ष्मीकांत जी आप बताइए आज आपकी टॉपिक्स। जी, हम भी 2 शेयर रिकमेंड करेंगे। सबसे पहला है भारत फोर्ज लिमिटेड। यहाँ पर हमें फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है और जो ब्रेकआउट आया वो एक डिसेंट वॉल्यूम के साथ आया है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। जो हमारा लक्ष्य रहेगा वो 1500 का रहेगा और हमें स्टॉप लॉस लेना है 1385 का। दूसरा जो हमारा स्टॉक है वो है फिनिक्स लिमिटेड। सो यहाँ पर एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है 20 और 50 डीएमए लेवल के आसपास और काफी लंबे समय से ये जो स्टॉक है इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आज यहाँ पर एक हमें कंजेशन ब्रेक थ्रू भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। इसमें हमारा लक्ष्य रहेगा 1870 का और हमें स्टॉप लॉस रखना है 1720 का। तो फिनिक्स मिल्स में आपको खरीदारी करके चलने की सलाह लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। शुक्रिया करेंगे लक्ष्मीकांत जी और गौरांग सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कल की तैयारी में आप अपने सवाल